हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक दैट वाज रिलेटेड टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। एक बार रिकैप ले लेते हैं जल्दी से, जो भी सारी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी। बेसिक्स अपन ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एंड साथ ही साथ अपन ने पढ़ा है जो अभी तक, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें अपने लिए जरूरी है, दैट इज असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की अपन बात करें तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा दैट इज इट इज एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट या कानूनी दायरे में लेकर आ सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ अपन ने दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी दैट वाज रिलेटेड टू एग्रीमेंट, जिसका मतलब था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब अपन ने डिस्कस करा था, जब एक इंसान दूसरे को अपनी इच्छा बताता है कोई काम करने के लिए या कोई काम से रोकने के लिए, किस इंटेंशन के साथ, ताकि सामने वाली पार्टी उस पर जवाब दे, दैट इज नोन एज ऑफर। नाउ इंग्लिश में बात करें, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing a thing with a view to obtain assent from another is known as offer। एक्सेप्टेंस का मतलब अपन ने पढ़ा था कि जिसको ऑफर दिया जाता है अगर वो हाँ कर देता है, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, यानी द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड signifies his assent thereto, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। साथ ही साथ अपन ने सेक्शन 10 के अंदर 11 एसेंशियल्स पढ़े थे जो होने चाहिए किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। एंड साथ ही साथ अपन ने डिस्कस करा था कि काफी ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, जिसके अंदर आ जाते हैं अपने सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट्स, जो लेटर ऑन जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन को ये सारे टॉपिक्स को समझना है जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन ने 11 एसेंशियल्स पढ़े, उन एसेंशियल्स के होने या नहीं होने पे या कुछ और कारण से अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाए गए हैं, जिनके बारे में अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार अपन इस फ्लो चार्ट से जो अपन को दिया गया है इससे समझने की कोशिश करते हैं ब्रीफ में कि सारे होते क्या हैं, फिर आगे जाकर अपन इसकी रीडिंग लगाने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहली चीज अपन जो पढ़ने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। अब इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी जो अपन को बताई गई है दैट इज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है जो अपन ने 11 एसेंशियल्स पढ़े, दैट इज एज पर सेक्शन 10, जो 11 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपन ने पढ़े, अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेकंड आपको बताया गया है अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट बाद में भी बार बार यूज किया जाएगा, जिसको अपन यहीं पर समझ लेते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट दो टर्म्स ऐसे हैं जिसको काफी टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर लेते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट में सबसे पहला फर्क यह आ जाता है, जैसा अपन ने दो टर्म्स स्टार्टिंग में पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी रहती है, एग्रीमेंट की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहती है। सो इन द सेम वे वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ये हो जाता है जो स्टार्टिंग से गलत है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो जाते हैं जो स्टार्टिंग में सही थे बट अब कुछ सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में या लॉ में चेंज होने की वजह से अब उनको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मना किया हुआ है, यानी माइनर एक कंपिटेंट पार्टी नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी अगर आप माइनर के साथ कोई राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि वो इलीगल नहीं है बट वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। सेकेंड चीज जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दैट इन द सिंपलेस्ट सेंस मीन्स जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तो वो वैलिड था,
बट अब किसी कारणवश वो वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल लेना चाहे, आपने एक सिंगर को हायर करा कॉन्सर्ट करने के लिए अपने शहर में, सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना टोटली वैलिड है, आप उसको कंसिडरेशन भी दे रहे हो, वो आपके लिए आकर परफॉर्म भी करेगा, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों लॉफुल है, सिंगर माइनर नहीं है। तो ये सारी चीजें यानी आपके सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तो वो वैलिड है। अब कॉन्सर्ट से 2 दिन पहले सिंगर की डेथ हो गई, कॉन्सर्ट हो गया कैंसिल। अब सिंगर के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब आपने बनाया था तब तो वैलिड था, अब आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, दैट इज इट सीजेस और स्टॉप्स टू बी इन्फोर्सेबल। क्यों हुआ? ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांस, या दूसरी सिचुएशन जो अपन को बताई जा सकती है दैट इज ड्यू टू चेंज इन लॉ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अपन को बताया गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। फ्री कंसेंट का मतलब हो जाता है पार्टीज अपनी मर्जी से सब चीजों को सोच समझकर फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब चीज ये आ जाती है, अगर जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, दैट इज डरा धमका के मैंने आपसे एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया, तो अब एक बार तो आप, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपको गन पॉइंट पे रखा है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, तो गन पॉइंट पे रखा तो उस टाइम तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान के उसको कंटिन्यू करें, या फिर उसको वॉइड मानकर खत्म करें, कैंसिल करें। सो बेसिकली इसका क्रक्स क्या हुआ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का? इट इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। जिस पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सिबल रहता है उसको अपन बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब ये हो जाता है जिस पार्टी को एक्चुअल में नुकसान हुआ या जिसके साथ जोर जबरदस्ती की गई वो एग्रीव्ड पार्टी मानी जाती है। सो अगर आपके साथ मैंने जोर जबरदस्ती करी है तो आपके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानने का या वॉइड मानने का। मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे को तो वैलिड ही मानना था, तभी मैंने आपको डरा धमका के आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया। तो ये सारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है इलीगल एग्रीमेंट्स, इसीलिए यहां पर वर्ड अगेन यूज किया गया एग्रीमेंट, जहां पर उसकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी यानी जहां पर भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहती वो एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आपको बताया गया है अबाउट इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट का बेसिक मतलब ये हो जाता है ऐसे एग्रीमेंट जो आपने बनाए हैं जो लॉ में स्पेसिफिकली मना किए हुए हैं, दैट इज कुछ चीजें लॉ में स्पेसिफिकली मना की हुई है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो चाहे कोई और एक्ट हो। सो उन मना की हुई चीजों के लिए अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं सो वो इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रहा हूं किसी को जाकर मारने के लिए, या सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि बेटा तुम्हारी जो फीस है कोचिंग फीस है वो मैं माफ कर दूंगा, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरे एक इंसान से दुश्मनी है उसको जाकर मार के आ जाओ या उसकी गाड़ी का जाकर कांच फोड़ के आ जाओ। तो ये सारी चीजें इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि कंसिडरेशन तो जो मैं दे रहा हूं दैट इज लॉफुल, बट ऑब्जेक्ट यानी जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो लॉफुल या लीगल नहीं है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना दोनों ही चीजें लॉ में मना की हुई है। सो ये सारी चीजें अगर करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। सो ये फर्स्ट कैटेगरी अपनी
इसके अंदर अब लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट सब सेंस में सही था, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अब आप उसको इन्फोर्स यानी कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, दैट इज अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल लेना चाहे, एक एक्ट बना हुआ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन एक्ट। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर अपन को दे रखा है मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल अ केस, यानी कोई अगर मामला मेरे सामने आया है तो उसको मैं मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर कोर्ट में लेकर जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से पैसा मांगता हूं तो जिस दिन उसने पैसा देने से मना करा उससे अगले 3 साल तक मेरे पास अधिकार है उसके खिलाफ कोर्ट में एक्शन लेने का। 3 साल के बाद मेरा लीगल राइट वहां पर खत्म हो जाता है। तो 3 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट उस चीज को परफॉर्म करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। डिटेलिंग में अपन सारी चीजें वापस पढ़ेंगे, अभी अपन एक बार फ्लो चार्ट से सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब ये हो जाता है दैट इज ईदर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओरल और रिटन, यानी बोलकर एंड लिखकर बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल एग्जांपल, मैंने आपको बोला मैं मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं आपको 2 लाख रुपए में, क्या आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है? अगर आप हाँ बोल देते हैं या लिख कर दे देते हैं तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। नेक्स्ट आ जाता है अपने लिए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड का मतलब हो जाता है बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ये हो जाता है अपने लिए इंप्लाइड। अब इंप्लाइड का एग्जांपल लेना चाहें अपन, आप रोड पे खड़े हैं, आपको दूर से एक ऑटो आते हुए दिखा, आपने ऑटो को हाथ दिखाया, ऑटो रुका, आप उसमें बैठे, उसने आपसे जगह पूछी कहां जाना है, आपने उसको जगह बता दी मुझे यहां जाना है, ऑटो वाले ने आपको उस जगह पर ड्रॉप कर दिया, उसने मांगे आपसे पैसे, आपने पैसे देने से मना करा कि मैंने थोड़ा ना बोला था कि मैं पैसे दूंगा। क्या आप पैसे देने से मना कर सकते हैं इज द क्वेश्चन। सो द आंसर वुड बी नहीं। रीजन बीइंग आपने बोला नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या आपने उसको ऑफर बोलकर नहीं दिया। आपने ऑफर किस तरीके से दिया, अपने बिहेवियर के थ्रू दिया। इतनी सारी गाड़ी जा रही थी तब तो आपने हाथ नहीं दिखाया, बट उसी रिक्शा को आपने हाथ दिखाया, यानी आप उसमें बैठना चाहते थे एंड आपको भी पता है अगर आप रिक्शा में बैठेंगे उसकी सर्विसेज यूज करेंगे तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े, एक लाल कलर की शर्ट में एक आदमी आया जिसने आपका सामान उठाया एंड आपसे ट्रेन का नंबर पूछा, डिटेल्स पूछी एंड उसको वो आपको ट्रेन की तरफ लेकर जा रहा है आपके सामान के साथ, आपने उसको रोका नहीं। इट इज इंप्लाइड कि वो कूली है, आपने उसको सामान उठाने की परमिशन दे दी, वो ड्रॉप करेगा सामान एंड उसके बदले में आप उसको पैसे दोगे। वहीं अगर कोई और इंसान कोई और कपड़ों में आकर आपका सामान उठाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप चोर चोर चिल्लाएंगे। इसीलिए ये सारी चीजें इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय इंटेंशन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या बिहेवियर ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस एज सच क्लियर नहीं है, बट समझने के लिए याद करने के लिए कुछ चीजें अपन को यहां पर पॉइंट वाइज डिवाइड करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहली चीज आ जाएगी इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड आ जाता है इट
resembles an actual contract. Third, in which parties have no intention to enter into contract. एंड चौथा, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ गुड्स. अब इसको समझते हैं. इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इट रिजेंबल्स एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है. इन विच पार्टीज हैव नो इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसमें पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी नियत नहीं है. बट इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ के कारण से या लॉ के इंटरफेरेंस से ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में बन जाता है. दैट इज नोन एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. अब अगर इसका एग्जाम्पल अपन समझना चाहें, जो अपन ने लिखा दैट इज फाइंडर ऑफ गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हैं एंड आपको किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिलता है, बटुआ गिरा हुआ मिलता है. सो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? अगर आप उस वॉलेट को उठाते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है उसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढना. एंड अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी ओरिजिनल ओनर नहीं मिलता तो आपकी ड्यूटी बनती है वो पर्टिकुलर वॉलेट जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कराना. दैट इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये सारी चीजें जब अपन क्लास के अंदर भी डिस्कस करते हैं तो बच्चों का ये रहता है, सर हमारी ड्यूटी तो बनती है उसमें से जो पैसा है वो निकाल देना और वॉलेट वापस फेंक देना. अब ये सारी चीजें होती है नियत के बेसिस पे, बट लॉ के हिसाब से तो आपको यही चीज करनी पड़ेगी. दैट इज ओरिजिनल ओनर को ढूंढना. एंड अगर ओरिजिनल ओनर टाइम पे नहीं मिलता, आफ्टर इनफ एफर्ट्स नहीं मिलता, तो पुलिस स्टेशन में जाकर आपको वो वॉलेट जमा कराना पड़ेगा. दैट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. अब जैसे ही आपने वॉलेट उठा लिया, सो आपके एंड उस ओनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें आपका इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट आपने जिम्मेदारी समझकर वो चीज करी. सो आपके और उस पर्टिकुलर ओनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया लॉ के द्वारा. दैट इज नोन एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. ये आगे जाकर आपका एक पूरा चैप्टर है. नेक्स्ट यहां पर जो आपको बताया गया है दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट. ई कॉन्ट्रैक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि आज की तारीख में सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ओवर ईमेल बनाए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं विदाउट फिजिकल पेपर पेन, जो अपन कह सकते हैं जो कन्वेंशनल पेपर पेन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अलावा जो भी सारी चीजें डिजिटली जो आप जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं using electronic data interchange, that all are thing known as your electronic contract. नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन जो अपन को दे रखा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें सबसे पहला एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटेड बेसिक इंग्लिश में जो अपना मतलब होता है जो हो चुका. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा दो पार्टीज होती है एंड दोनों पार्टीज की कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं कार बेचने के लिए, आप बोल रहे हो 2 लाख रुपए देने के लिए. सो अगर मैंने कार दे दी, आपने 2 लाख रुपए दे दिए, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. जिसका मतलब ये हो जाता है व्हेन पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. यानी पार्टीज की जो भी जिम्मेदारी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर उन्होंने वो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी है तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी का मतलब ये हो जाता है अगर कोई भी पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी है, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म नहीं हुआ, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है. अब अगर किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी बाकी है तो यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. दोनों पार्टीज की जिम्मेदारी बाकी है तो बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा.
एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए, अभी तक आपको गाड़ी नहीं दी, तो मेरे एंड से परफॉर्मेंस बाकी है, आपने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, सो दैट इज यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर अभी सिर्फ अपन ने डॉक्यूमेंट साइन करा, ना मैंने गाड़ी दी ना आपने पैसा दिया, दैट इज अभी दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो वो माना जाएगा बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो ये थे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अपन ने इनिशियली इस फ्लो चार्ट से डिस्कस करे। अब पढ़ते हैं इनको डिटेल के अंदर, दैट इज इन सारी चीजों को विद डेफिनेशन विद सेक्शंस अपन पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। अब सबसे पहले जो अपन को बताए गए थे दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है अपने लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने डिस्कस करा सेक्शन 10 में जो एसेंशियल्स प्रेजेंट है, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। A asks B if he wants to buy his bike for 50,000. B agrees to buy the bike. It is an agreement which is enforceable by law. Hence, it is a valid contract. Consideration है, ऑब्जेक्ट है, दोनों लॉफुल है। साथ ही साथ आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, दो पार्टीज है, फ्री कंसेंट है, कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं है, दोनों पार्टीज अपन अज्यूम कर रहे हैं कंपिटेंट है, सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एज पर सेक्शन 2J स्टेट्स एज फॉलोज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस। सीजेस का मतलब ये हो जाता है स्टॉप्स। टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। Thus a void contract is one which cannot be enforced in the court of law. It may be added for clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it is called a void contract. यानी void तो उसकी existence खत्म हो गया जब से वो void हो गया, तो at the end उसका क्रक्स यही है कि वो contract रहा ही नहीं, but for the purpose of classification आपको बताया गया। तो ये contract ऐसा था जो पहले बनाया तब सही था, but it ceases to be enforceable by law. ceases यानी stops to be enforceable by law. Example अपन ले लेते हैं। Mr. X agrees to write a book with a publisher. Such contract is valid, but after a few days X dies in an accident. अपन ने सिंगर वाला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर ऑथर का एग्जाम्पल ले लिया। Here the contract becomes void due to impossibility of performance of the contract. Reason being यहाँ पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है। आप पब्लिशर या राइटर के बेटे को नहीं बोल सकते उसकी जगह काम करने के लिए। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसके केस में आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी जगह काम करने के लिए बोल सकते थे, बट यहाँ पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है। यानी अगर कोई इंसान पीएचडी होल्डर है या अपन कह सकते हैं बहुत बड़ा एक राइटर या पब्लिशर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आप सेम स्किल्स और एक्सपर्टीज उसके बच्चे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ गया। Thus a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void, जो अपन ने डिस्कस करा था। थर्ड कैटेगरी इज योर voidable contract। ये मोस्टली आपसे पूछा जाता है, सेक्शन 2I आपके लिए हो जाता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others. एग्जाम्पल अपन ने लिया था, मैंने अगर आपको डरा धमकाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, सो आपके पास ऑप्शन है उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानना या वॉइड मानना, मेरे पास उस चीज का ऑप्शन नहीं है। सो यहां पर जिस पार्टी के पास ऑप्शन होता है उसको अपन बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी, जो अपन ने पहले भी समझा। दिस इन फैक्ट मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज इन अ पोजिशन और लीगली इंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट, देन एग्रीमेंट इज treated and becomes voidable. कब कब voidable माना जाता है? कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सारी चीजें वही है जब पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। डिटेल में ये चैप्टर्स है अपन तब पढ़ेंगे, अभी सिंपल सेंस एकदम बेसिक सेंस में समझना हो। कोरिजन का मतलब होता है डराना धमकाना या ऐसे काम करना या करने की धमकी देना जो आईपीसी में मना है। आईपीसी क्या है सर? इंडियन पीनल कोड। मारपीट,
प्रॉपर्टी जब्त करना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब या इन सब चीजों की धमकी देना कोरिजन के अंदर आता है। नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर ये आ जाता है एक पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, एक पार्टी वीक पोजीशन में। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम सिनेरियो में है तो टीचर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में माना जाता है, आप वीक पोजीशन में माने जाते हैं। उसमें कोई अनफेयर एडवांटेज अगर टीचर आपसे कुछ लेना चाहे, आपकी प्रॉपर्टी सस्ते में साइन कराना चाहे या आपसे कोई अनफेयर एडवांटेज लेना चाहे, वो सब अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में बेसिक फ्रॉड अपन समझ लेते हैं जिसमें मेरा इंटेंशन आपको धोखा देने का है एंड धोखा देकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाने का है, वो फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर आता है। सो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माने या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माने। नेक्स्ट, when a person promises to do something for another person but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of first person. Example, there is a contract between A and B to sell the car of A to B for 2 lakh. On due date of performance, A asks B that he does not want to sell his car. गाड़ी नहीं दोगे तो सामने वाला पैसा भी नहीं देगा, तो एक पार्टी के एक्ट से उसने दूसरी पार्टी के परफॉर्मेंस को भी लिमिट करा, सो ये वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू परफॉर्म अ वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम could not perform within that time, the contract is voidable at the option of promisee. यानी मैंने आपको बोला था मैं कोई काम अगले 10 दिन के अंदर, या अपन तारीख मेंशन कर दे 28 तारीख तक मैं आपका काम कर दूंगा। अगर मैं 28 तारीख तक काम नहीं करता तो आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद आप काम कराना चाहो करा सकते हो, नहीं तो आप मना भी कर सकते हो, आपके पास वो चीज का ऑप्शन रहेगा। वो पॉइंट यहां पर अपन को बताया गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले अपन सारे के सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लिखा हुआ है बट अपन इसको मानकर चलेंगे इलीगल एग्रीमेंट, क्योंकि इलीगल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स, फॉरबिड्स यानी स्पेसिफिकली लॉ में मना किया हुआ है ऐसी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, तो वो इलीगल एग्रीमेंट के अंदर क्लासिफाई किए जाएंगे। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। An illegal agreement are void, but all void agreements are not necessarily illegal. एग्जाम्पल अपन ने लिया, माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो void एग्रीमेंट की क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, यानी वो void एग्रीमेंट है बट वो इलीगल नहीं है। बट किसी का मर्डर करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इलीगल एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। Section 2G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. The Act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of those factors is unlawfulness of object and consideration of the contract. That is illegality of the contract which makes it void. The illegal and void agreement differ from each other in following respect. सबसे पहले आपको बताया गया है स्कोप वॉइड एग्रीमेंट का। अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल। एग्जांपल अपन ने लिया माइनर का। इलीगल एग्रीमेंट्स इज ऑलवेज वॉइड। नेचर नॉट फॉरबिडन, यानी लॉ में स्पेसिफिकली मना नहीं किया हुआ बट यहां पर लॉ में स्पेसिफिकली मना किया हुआ है। पार्टीज के लिए पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है? पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, और यहाँ पर पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर लायबल फॉर पनिशमेंट। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी, बस यही होगा कि उसको आप इन्फोर्स या इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। इलीगल के लिए अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया एंड वो पता चल गया तो उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। कोलेटरल एग्रीमेंट यानी उसके डिपेंडेंट कोई अगर एग्रीमेंट है तो क्या होगा? It's not necessary that agreements collateral to void agreement may also be void. It may be valid also. and यहाँ पर illegal से related जो भी हैं वो सब void माने जाएंगे, यानी उस illegal के बेसिस पे अगर आपने और भी कोई चीजें के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो भी सारे गलत माने जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया अनइन्फोर्सेबल, where the contract is good in substance but because of some technical defect
टेक्निकल डिफेक्ट अपन ने एग्जांपल लिया था लिमिटेशन एक्ट वाला। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देखने में सही है बट टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो वैलिड नहीं है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में नहीं है तो वो वैलिडिटी नहीं है, वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्सेट्रा, वन और बोथ पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट, यानी केस नहीं कर सकती, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट जो ओरल या रिटन, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। Section 9 of the Act provides that if the proposal acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express। अब इसमें oral written दोनों हो सकता है। Implied के अंदर ये आ जाता है by the action or conduct of parties or by the course of dealing between them। Example, A drinks a coffee in restaurant, there is implied contract that he should pay the price of coffee। नेक्स्ट इससे मिलते जुलते अपने लिए आ जाते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट मींस साइलेंट। अ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच आर इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कैश इज विड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम एटीएम। एंड साथ ही साथ ऑक्शन सेल अगर अपन ने देखी, आईपीएल का ऑक्शन अपन ने देखा होगा, जब भी कोई भी प्लेयर की बोली लगाई जाती है सो हाईएस्ट बिडर जो भी होता है, तो ऑक्शनर जो होता है वो आपसे एक दो बार पूछता है एंड देन देयर इज अ फॉल ऑफ हैमर। दैट इज अ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट की फॉल ऑफ हैमर से पहले जिसकी भी हाईएस्ट बिड थी उसके एंड उस पर्टिकुलर प्लेयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो गया। दैट ऑल आर नोन एज टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे एटीएम से अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम किया जाता है आपके और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोई इसी कॉन्ट्रैक्ट अपन ने डिस्कस करा, पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता, इट रिजेंबल्स एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा आपके साथ बना दिया जाता है, दैट इज नोन एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ते हैं, अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, it is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal right and obligation when no real contract exists. Such obligation are known as quasi contract. In other words, it is a contract in which parties have no intention of either part to make contract, but law imposes the contract upon the parties. Example, finder of lost goods. जिम्मेदारी बनती है ओरिजिनल ओनर तक सामान पहुंचाना। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिकली ओवर ईमेल आपने बनाए हैं। आज की तारीख में और भी मीडियम्स अपने पास अवेलेबल है, व्हाट्सएप के थ्रू या अदर चैनल्स के थ्रू अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस सच एज ईमेल इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। In electronic commerce, different parties, persons create networks which are linked through EDI, that is electronic data interchange, and उसके थ्रू वो बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। आप आज की तारीख में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी एक ई कॉन्ट्रैक्ट है आपके एंड उस सेलर के बीच में, जिसमें सारी की सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिकली हो गई। लास्ट क्लासिफिकेशन जो आपको बताया गया है दैट इज एग्जीक्यूटेड। कंसिडरेशन इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट बट could be an act or forbiddance. When the act is done or executed or forbiddance is brought on record, then the contract is said to be executed contract. Simplest sense में आपकी जो जिम्मेदारी थी, ऑब्लिगेशन थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कोई काम करने की जिम्मेदारी थी या कोई काम से रोकने की जिम्मेदारी थी, आपने वो काम कर दिया, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी में आपका काम या आपकी परफॉर्मेंस बाकी है। In an executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contract. यानी फ्यूचर में आप वो काम करने वाले हैं। एग्जीक्यूटरी में दो क्लासिफिकेशन आपके हो गए, यूनिलेटरल, बायलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding, यानी दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी अभी बाकी है, तो वो यूनिलेटरल माना जाएगा। एंड जब दोनों की पार्टीज की या दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो बाइलेटरल
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सो आज के जो सेक्शन अपन ने डिस्कस करे दैट रिलेट्स टू योर फॉर्मेशन या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उसका क्लासिफिकेशन अपन ने डिस्कस करा, 3 मेजर हेडिंग्स एंड उसके अंदर सब हेडिंग्स के अंदर अपन ने सारी की सारी चीजों को डिस्कस करा। सो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्या क्या अपन कह सकते हैं बेसिस है कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन के एंड क्या क्या फर्क होता है अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। एंड कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी भी थी जहां बहुत माइन्यूट डिफरेंस था, तो उसके अंदर अपन ने टेक्निकल एस्पेक्ट समझा एग्जाम्पल के साथ कि क्या फर्क है इन दोनों चीजों के बीच में, जिसके अंदर अपन ने देखा एक था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट एंड दूसरी चीज थी अपने लिए वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट्स के बीच का डिफरेंस, जो अपन ने बहुत अच्छे से समझा यहां पर। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें अपन फर्स्ट जो अपना बेसिक चैप्टर है ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके बारे में अपन और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।